डिसोल्यूशन की बात करते हैं आज। डिसोल्यूशन का मतलब होता है क्लोज। अब ये डिसोल्यूशन दो टाइप का होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप का क्लोज हो जाना है, पार्टनरशिप खत्म, अब नई पार्टनरशिप शुरू होगी। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म का क्लोज हो जाना, यानी अब जो भी पार्टनर है वो अपनी इस कंपनी को क्लोज करेंगे और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर फर्म क्या हो जाता है क्लोज। और जब भी एक फर्म क्लोज होती है तो उसके जितने भी एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है और जो भी कैश रियलाइज होता है उसका यूज करके हम लायबिलिटीज को पे करते हैं, पार्टनर का सेटलमेंट करते हैं और फिर अकाउंट क्लोज। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे हम। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कोई दो डिफरेंस बता दो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, है ना। तो बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। यहां पर फर्म क्लोज नहीं होती है, यहां पर फर्म क्लोज हो जाता है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है केवल अग्रीमेंट एंड हुआ है, बिजनेस चलता रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है फर्म क्लोज, यानी जब भी एक पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायर होता है कोई पार्टनर या रेशो चेंज होता है, तो वहां पर जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट आ जाता है, बिजनेस तो चलता रहेगा। तो उस सिनेरियो में हम वर्ड यूज कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब, और ये जनरली पार्टनर की डेथ हो जाती है तब होता है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, किन किन सिनेरियो में होता है उसकी भी बात करेंगे हम। एक डिफरेंस तो आप ये दे सकते हो कि यहां पर फर्म क्लोज नहीं होता है, यहां पर फर्म क्लोज होता है। दूसरा डिफरेंस आप दे सकते हो, यहां जो अकाउंट्स होते हैं यहां क्लोज नहीं होते हैं, यानी आगे भी अकाउंट्स बिजनेस कंटिन्यू रहेगा तो अकाउंट्स भी प्रिपेयर होते रहेंगे, यहां पर अकाउंट भी क्या हो जाता है क्लोज। जिस फर्म का डिसोल्यूशन हुआ उस फर्म का अकाउंट भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब फर्म का क्लोज हो जाना भी और पार्टनरशिप का क्लोज हो जाना भी। जब फर्म ही क्लोज हो जाएगी तो पार्टनरशिप भी क्या हो जाएगी क्लोज। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है, केवल अग्रीमेंट का कैंसिल हो जाना, फर्म कंटिन्यू रहेगी। यहां पर कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। पार्टनर रेशो चेंज कर ले आपस में, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो गया, कोर्ट का कोई भी इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन कुछ सिनेरियो में यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, यानी जब हम ये बात कर रहे हैं कि एक फर्म क्लोज हो रही है तो वो किन किन तरीके से हो सकता है, किस किस सिनेरियो में हो सकता है पॉसिबल कि एक फर्म क्या हो जाए क्लोज हो जाए। फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। पार्टनर म्यूचुअली डिसाइड करते हैं आपस में मिलके कि अब हमें अपनी फर्म को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। तो वहां पर वो फाइनली अपने बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहां पर एक फर्म को अपना पूरा ऑपरेशन क्या करना पड़ जाता है, क्लोज करना पड़ता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन फर्स्ट सिनेरियो आपका है, इसमें तो है इंसॉल्वेंट ऑफ अ पार्टनर और पार्टनर्स। या तो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी आपको फर्म अपना क्लोज करना पड़ जाएगा, कंपल्सरी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर एक को छोड़कर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी आपको अपना फर्म ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, अनलॉफुल बिजनेस। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और वो अनलॉफुल हो जाता है एकदम से। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिसिन का कोई बिजनेस स्टार्ट किया आपने और एकदम से ऑर्डर आ जाता है कि वो मेडिसिन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, तो फिर उस मेडिसिन को बेचना आपके लिए इलीगल हो जाता है, तो आपको अपना फर्म क्या करना पड़ जाएगा, वहां पर क्लोज करना पड़ जाएगा। तो ये दो सिनेरियो है जहां पर कंपल्सरी डिसोल्यूशन होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। थर्ड है बाय नोटिस। एक पार्टनरशिप का टाइप होता है पार्टनरशिप एट विल। जब कोई भी पार्टनर्स मिलके पार्टनरशिप एट विल स्टार्ट करते हैं तो वहां पर कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को नोटिस देकर ये बता सकता है कि अब मुझे इस फर्म में नहीं रहना है और हम इस फर्म को क्लोज करेंगे। कोई नोटिस देने से भी फर्म क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है।
डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ के केस में भी हो जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है कि डिसोल्यूशन हुई, क्योंकि ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन का वो एग्जांपल नहीं है। डेथ के टाइम पे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर ये भी डिसाइड होता है कि हम डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करना पॉसिबल है। और लास्ट मोड है डिसोल्यूशन का बाय कोर्ट। कुछ केसेस में कोर्ट खुद इंटरवीन करता है कि आपको अपना बिजनेस कर देना चाहिए क्लोज, डिसॉल्व कर देना चाहिए। उसका एक एग्जांपल है, जब एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो और ये पता लग जाता है, तो कोर्ट इंटरवीन करता है, आपको नोटिस कर भेज देता है कि आप अपने बिजनेस को क्या कर दो, क्लोज कर दो। या फिर कोई एक पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में कैपेबल ना रहे। फॉर एग्जांपल, दोनों आंखें चली गई किसी पार्टनर की, अब वो अकाउंट तो देख नहीं सकता, तो ऐसे सिनेरियो में भी कोर्ट आपको नोटिस दे देता है कि आप अपना फर्म क्या कर दो, क्लोज कर दो, है ना। तो ऐसे कुछ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने बुक में पॉइंट सारे देख सकते हो। एक बार पढ़ना होता है आपको और फिर वो सारा क्लियर हो जाता है। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट, उसको समझते हैं। जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो नाम से ही पता लग रहा है रियलाइज, कि रियलाइज से बना हुआ है। रियलाइज का मतलब होता है जितने भी एसेट्स होते हैं उनको सेल करना, सेल करके जो पैसे आप रियलाइज कर पाओ और उनका यूज करके आप लायबिलिटी की पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है और उनको सेल करना है। एसेट को सेल करेंगे और लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। कैसे प्रिपेयर होता है रियलाइजेशन अकाउंट? सबसे पहले बैलेंस शीट में आप देखते हो जितने भी एसेट्स है आपके, कुछ एसेट्स को छोड़कर, जो एसेट्स आपको छोड़ने हैं, इन एसेट्स को छोड़कर कैश और बैंक, कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। एसेट साइड में जब भी आप देखो तो इनको छोड़ दो, जो भी एसेट्स आपको दिख रहे हैं इनको छोड़कर उनको टू वाले साइड में एज इट इज वैल्यू पर लिख देना है। एसेट आपने लिखा इधर, एट द सेम टाइम आपको लायबिलिटी साइड देखना है और लायबिलिटी में साइड में आपको इनको छोड़कर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी रिजर्व या फिर पार्टनर का लोन अकाउंट, इनको छोड़कर जितनी भी लायबिलिटीज बचती हैं यानी आउटसाइडर लायबिलिटीज, उनको बाय वाले साइड में लिख देना है। एसेट्स हमने इधर लिखा डेबिट साइड में, लायबिलिटीज हमने इधर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये जो एसेट हमने इधर लिखा हुआ है, इन एसेट्स को हम करते हैं सेल, और सेल ऑपोजिट साइड में होगा। इधर आपने एसेट लिखा, सेल करोगे किधर लिखना है आपने, इधर बाय कैश करके। लायबिलिटीज आपने इधर लिखा, इन लायबिलिटीज को पे करेंगे तो इधर ऑपोजिट साइड में। एसेट इधर नोट करना है, लायबिलिटी इधर नोट करना है। एसेट इधर लिखा आपने, अब इन एसेट को हम सेल करेंगे, सेल करेंगे तो किधर जाएगा वो, बाय वाले साइड में। लायबिलिटी आपने इधर लिखा, इन लायबिलिटीज को पे करेंगे तो किधर आएगा, टू वाले साइड में। अब ये जो एसेट्स है इनको या तो हम बेच देते हैं, या तो हम सेल आउट कर देंगे इनको, या पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो इधर लिखना है आपने एसेट टेक ओवर, यानी एसेट जो भी आपने इधर लिखा उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो अपोजिट साइड में ही होगा। या तो हम उसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो बाय कैश, लेकिन अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो कैश ना लिख के आपको क्या लिख देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे ही लायबिलिटी का, लायबिलिटी आपने इधर लिखा हुआ है, इस लायबिलिटी को या तो हम पे करेंगे तो टू कैश लिखेंगे, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है तो हम यहां पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लायबिलिटीज टेक ओवर लिख देंगे। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एज्यूम किया जाएगा, और वैसे ही यहां पर टेक ओवर करने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो, ठीक है, काउंट्स करेंगे प्रिपेयर तो ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जिधर भी आपने एसेट लिखा उसका ट्रीटमेंट ऑपोजिट साइड में होगा, लायबिलिटी जो लिखा आपने उसका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में, ऑपोजिट साइड में होगा। अब कुछ
एसेट जो होते हैं जो आपने यहाँ लिखे, उनको तो आपने या तो सेल किया तो बाय कैश करके लिखा, लेकिन कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट भी होते हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दिखते आपको, लेकिन फिर भी आप उसको सेल करते हो। यानी कोई पुराना सा एसेट पड़ा हुआ था जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, लेकिन उसको भी बेचा आपने, आपको 500 रुपए मिल गए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचेंगे, रिकॉर्डेड एसेट को बेचा तब इधर लिखना है, अनरिकॉर्डेड को बेचा तब इधर ही लिखना है, और बाय कैश करके लिखना है। सेम लायबिलिटी के साथ होता है। लायबिलिटी यहां जो लिखा आपने उसकी पेमेंट करेंगे तो किधर आएगा, इधर आएगा। लेकिन कुछ लायबिलिटीज ऐसी होती हैं जो बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखेंगी, फिर भी आपने उसको पे किया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड के लिए भी किधर लिखना है आपने, इधर ही लिखना है ना। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस टू करके ही आता है हमेशा, और फिर सब कुछ लिखने के बाद जब टोटल करते हो आप, डेबिट साइड का डिफरेंस प्रॉफिट, क्रेडिट साइड का डिफरेंस लॉस, और फिर सारे पार्टनर्स में उल्ट रेशो में हो जाता है ये डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो इनका ध्यान रखना है, इन एसेट्स को नहीं रिकॉर्ड करते यहाँ पर, या इन लायबिलिटीज को हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। एक क्वेश्चन निकालो, उससे थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में ए और बी पार्टनर है, 3:2 का रेशो है, और बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के नीचे लिख दिया उसने कि फर्म वाज डिसॉल्व, फर्म डिसॉल्व हो गई, और कुछ इंफॉर्मेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेकर है कि एसेट कितने में बिका, लायबिलिटी की कितने पेमेंट हुई है। रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट करना है प्रिपेयर आपको। फिलहाल हम सीख रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर्मेट को एक बार के लिए भूल जाओ, जो स्टेप्स बता रहा हूं मैं उन स्टेप्स को अभी फिलहाल याद रखना है। सबसे पहले एसेट साइड देखना है, और एसेट साइड में इन एसेट्स को छोड़कर जितने भी एसेट्स आपको दिख रहे हैं उनको 2 वाले साइड में लिख देना है। या तो आप इंडिविजुअली 1 बाय 1 लिखो, या लिखो सन्ड्री एसेट्स और उसी के हेड में सारे एसेट्स लिख दो जो जो आ रहे हैं यहाँ पे। देखते हैं, एक बुक दे दो मुझे, बुक नहीं लाया। एसेट साइड में सबसे पहले कैश एट बैंक दिख रहा है, बैंक का बैलेंस नहीं लिखना, मना किया मैंने वहां पे। स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी एसेट्स हैं उनमें 2 एसेट्स ऐसे जिनको नहीं लिखना आपने, तो बैंक और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। अदरवाइज जितने भी एसेट्स हैं उनको एज इट इज वैल्यू पे लिख देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर्स, इन्वेस्टमेंट, है ना। नीचे आपको देखना ही है बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट पे जिस वैल्यू पर है एज इट इज वैल्यू पे नोट डाउन कर देना है। या तो आप एक एक एसेट को 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 फर्नीचर ऐसे भी लिख सकते हो, या इस तरीके से सन्ड्री एसेट्स का हेडिंग बनाया आपने, उसी के हेड में सारे एसेट्स लिख दिए। एसेट को लिखने के बाद लिखना है लायबिलिटीज। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय बी, रिजर्व एंड कैपिटल। देखो क्रेडिटर तो आएगा, आउटसाइडर लायबिलिटी हम सारा लिखते हैं 38,000। उसके बाद है लोन बाय मिसेस ए, पार्टनर कौन कौन है, ए और बी। लोन किससे मिला हुआ है, मिसेस ए से। पार्टनर ए और बी है, तो उनके अलावा कोई भी लोन देता है वो थर्ड पार्टी का लोन माना जाएगा। तो यहां पे मिसेस ए का लोन आएगा, पार्टनर का लोन नहीं आता है। पार्टनर कौन है, ए और बी। तो ए और बी का लोन नहीं आएगा, उसके अलावा जिससे भी लोन लिया गया है उसका लोन आएगा। उसके बाद लोन बाय बी, बी तो पार्टनर है और पार्टनर का लोन हम नहीं लिखते हैं। क्रेडिटर लिखना है, मिसेस ए का लोन लिख दिया आपने। तो पहला स्टेप क्या है आपका, जितने भी एसेट लिख सकते हो वो लिखना है, जितनी भी लायबिलिटीज आपने लिख दी वो लिखनी है।
एसेट और लायबिलिटी लिखने के बाद आपको देखना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में इन्हीं एसेट और इन्हीं लायबिलिटीज के बारे में लिखा होता है। आपने पे किया है या फिर किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। अब आपको एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाना है। पहला एडजस्टमेंट लिख रहा है वो, ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 8000। ए ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया। अब देखो इन्वेस्टमेंट एसेट इधर लिखा आपने, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो ऑपोजिट साइड में ही आएगा। दो ही चीजें हो सकती थी, या तो आप इन्वेस्टमेंट को बेच देते या पार्टनर टेक ओवर कर लेता। अगर आप इसको सेल कर देते तो बाय कैश करके लिखना पड़ता आपको। पार्टनर ने टेक ओवर किया तो उसका कैपिटल, तो हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल। जितने में टेक ओवर किया है उसी वैल्यू में, प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं करनी है। 10,000 का है, 8 में टेक ओवर, फर्म को लॉस हुआ है लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी है आपको, है ना। फर्म क्लोज हो रहा है तो जितने में बिक जाता है सामान उतने में बेच बेच के सब कुछ सेटल कर दिया जाता है। प्रॉफिट लॉस की चिंता नहीं करनी। ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया, ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है लेकिन आपको याद रहे कि आपने क्या क्या सेल आउट किया हुआ है। उसी के आगे लिखा है ही ऑल्सो अग्री टू सेटल लोन बाय मिसेस ए। उसने ये भी बोला कि जो मिसेस ए का लोन है वो भी मैं सेटल आउट कर दूंगा, मतलब वो टेक ओवर करने की बात कर रहा है। तो यहां जो लायबिलिटी लिखी है आपने, ट्रीटमेंट उसका ऑपोजिट साइड ही होगा। अब या तो हम इसको पे करते या तो हम इसको पे करते या कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता। अगर पे किया होता तो टू कैश, ए ने टेक ओवर कर लिया तो हम क्या लिखेंगे, एज कैपिटल। और अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सेम अमाउंट पे टेक ओवर कर रहा है ना। पहला एडजस्टमेंट आ गया समझ में। ऑपोजिट साइड ही करना है आपको, एसेट की बात हो तो उधर, लायबिलिटी की बात हो तो इधर। और दो ही बातें हो सकती है, या तो कैश या कैपिटल, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट देखते हैं, अदर एसेट्स रियलाइज। जो बचे हुए एसेट्स है वो रियलाइज हो गए, मतलब आपने बेच दिया और कैश मिल गया आपको। स्टॉक का 5,000 मिला आपको, डेटर का 18,500, फर्नीचर का 4,500 और प्लांट का 25,000। ये सारे एसेट्स आपने लिखे हुए इधर, ट्रीटमेंट हम ऑपोजिट साइड में करेंगे। और रियलाइज होने का मतलब पार्टनर की बात तो है नहीं, यानी आपने सेल किया है तो कैश लिखेंगे। अच्छा, कैश लिखेंगे या बैंक लिखेंगे, बैलेंस शीट डिसाइड करता है। अगर बैलेंस शीट में कैश है तो कैश लिखना है, बैंक है तो बैंक। अगर दोनों है तो फिर आप देखते हो लास्ट में क्या लिखा उसने। अगर बैंक अकाउंट के लिए बोला हुआ है तो बैंक लिखेंगे, कैश के लिए फिर कैश। तो इसमें केवल बैंक लिखा हुआ है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, बैंक। और जितने भी एसेट्स को सेल करके रियलाइज हुआ है उनकी वैल्यू लिखनी है। डेटर्स, फर्नीचर एंड प्लांट। स्टॉक से आपको रियलाइज हुआ 5,000, डेटर से 18,500, फर्नीचर से 4,500 और प्लांट से 25,000। 30 जो हो गया 19, 23, 53। दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट क्या कह रहा है वो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन कम टू 1,600। रियलाइजेशन का एक्सपेंस कितना लिखना है आपको, 2 करके। कैश जा रहा है ना, कैश इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि कैश जब भी जाएगा टू वाले साइड में लिखेंगे, कैश आएगा तो बाय वाले साइड में, है ना। लायबिलिटी पे करते हैं तो कैश जाता है तो टू वाले साइड में, कैश आता है एसेट को बेच कर तो बाय वाले साइड में। रियलाइज रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक करके लिखना है आपने। लास्ट एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर अग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जो क्रेडिटर है उन्होंने 37,000 आपसे एक्सेप्ट कर लिया और उनका क्लेम हो गया सेटल। क्रेडिटर आपने लिखा किधर की तरफ था, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिटर लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी को या तो हम पे कर देते या पे करेंगे या फिर कोई पार्टनर टेक ओवर करेगा। यहाँ किसी पार्टनर की तो बात नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ कि क्रेडिटर को आपने पेमेंट की है। तो यहाँ पे 2 करके क्या लिखेंगे, 2 बैंक करके आपने लिख दिया 2 क्रेडिटर। कितना, 37। पेमेंट आपको 38,000 करनी थी लेकिन आपने कितने में सेटलमेंट कर लिया, 37। तो 1,000 का जो प्रॉफिट हुआ है उसकी चिंता आपको नहीं करने का, रिकॉर्ड नहीं होगा। क्या किया हमने, सारे एसेट्स लिखे, पहले सारी लायबिलिटीज लिखी, मतलब जो जो लायबिलिटीज हम लिख सकते थे। फिर हमने एडजस्टमेंट पढ़ा, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ा और एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के हमने देखा कि
एसेट के बारे में लिखा है तो उधर लिखेंगे, लायबिलिटी के बारे में लिखा है तो इधर लिखेंगे, ठीक है ना। बस लास्ट में आपको बस इतना चेक करना होता है जब आपका एडजस्टमेंट खत्म हो जाए कि जितनी लायबिलिटीज आपने लिखी थी उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। क्रेडिटर को कर दिया पे हमने, मिसेस ए का लोन ए ने टेक ओवर कर लिया, यानी दो लायबिलिटीज लिखी थी और दोनों ही लायबिलिटीज क्या हो गई, सेटल हो गई। कई बार ऐसा होता है कि आपने तीन लायबिलिटीज लिखी, यहां पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो आप और केवल दो लायबिलिटीज के बारे में ही इंफॉर्मेशन गिवन होता है। सपोज यहाँ पे बिल्स पेबल भी होता और पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा कि बिल्स पेबल का क्या हुआ, तो जब लास्ट में आप लायबिलिटी चेक करते हो ना, कोई लायबिलिटी रह जाता है तो उसको पूरा का पूरा पे कर देना है, टू बैंक करके। लायबिलिटी रह गया तो उसकी पेमेंट होगी। क्वेश्चन कुछ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कई बार होता है एसेट रह जाता है कुछ, तो एसेट अगर रह गया, नहीं मेंशन कर रहा है कुछ, तो एसेट को सेल नहीं करना है आपने। एसेट के बारे में नहीं लिखा, उसका एक ही रीजन है कि एसेट रियलाइज नहीं हुआ। एसेट रह गया कुछ नहीं करेंगे, लायबिलिटी रह गया पूरे का पूरा पेमेंट करना है। क्लियर है? अब कर लेंगे टोटल। डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आया तो लॉस। क्लियर? टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,15,600 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,09,000, यानी डिफरेंस इधर आएगा और इधर के डिफरेंस को हम क्या एज्यूम करते हैं, लॉस। वो लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 6600 का जो लॉस आ रहा है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उसमें हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रियलाइजेशन अकाउंट कर दिया। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स लिखना है आपको, इन एसेट्स को छोड़कर। स्टॉक दिख रहा है मुझे, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे 42,000 और जो इसके ऊपर प्रोविजन लिखा हुआ है वो आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कई बार ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को लायबिलिटी साइड पे लिखा हुआ देखा होगा आपने, है ना। डेटर डेबिट साइड में लिखेंगे, उसके ऊपर का जो प्रोविजन है उधर ट्रांसफर कर देना है। उसके बाद बिल्डिंग, $40,000, प्लांट एंड मशीनरी सेम 40,000। एसेट कर दिया आपने ट्रांसफर 20, 61, 161। अब हम लिखेंगे लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में क्या क्या गिवन है। एक तो बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम बैंक, रिजर्व और कैपिटल नहीं आता, यहां लिखा भी हमने रिजर्व और कैपिटल नहीं आएगा। तो बिल्स पेबल 40,000 और लोन फ्रॉम बैंक 30,000, 70,000। पहला स्टेप क्या है आपका, एसेट को ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। उसके बाद एडजस्टमेंट पढ़ना है। एडजस्टमेंट में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा कि एसेट रियलाइज हुआ। कौन कौन सा एसेट रियलाइज हुआ, स्टॉक 23,400, डेटर केवल 50% मिला आपको, फिक्स एसेट जितने भी हैं वो 10% लेस होके मिला है आपको। तो इधर रियलाइज होने का मतलब है आपने सेल आउट कर दिया उसको। तो बाय बैंक, बैलेंस शीट में बैंक गिवन है, कैश नहीं लिखेंगे। बाय बैंक करके लिखना है स्टॉक 23,400। उसके बाद डेटर्स केवल 50%, तो 42 का है 50% मतलब 21,000।
उसके बाद फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी 10% लेस करके, तो बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं 40,000 का है, 10% लेस करोगे 4,000 तो 36,000, और प्लांट एंड मशीनरी भी सेम 36,000 ऐड कर देना है। उसके आगे लिखा है कि बिल्स पेबल सेटल हुए 32,000 में, सेटल होने का मतलब आपने पे कर दिया, तो बिल्स पेबल आपने इधर लिखा हुआ है, लायबिलिटी सेटल करेंगे तो टू बैंक करके लिखेंगे, बिल्स पेबल आपने कर दिया सेटल। आगे लिखा है कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 800 व्हिच वाज पेड, एक आउटस्टैंडिंग बिल था इलेक्ट्रिसिटी का, आउटस्टैंडिंग बिल तो लायबिलिटी होता है, लेकिन बैलेंस शीट आप देखो तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब लायबिलिटी तो है बट ये रिकॉर्डेड नहीं है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब लायबिलिटी देखो रिकॉर्डेड होगा तब भी इधर ही पे करना है आपको, अनरिकॉर्डेड होगा तब भी इधर ही पे करना है आपको, तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, टू बैंक आउटस्टैंडिंग बिल 800 की पेमेंट कर दी आपने। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा कि रियलाइजेशन का एक्सपेंस हुआ है 1250, और रियलाइजेशन का एक्सपेंस भी इधर ही लिखता है, टू बैंक रियलाइजेशन का एक्सपेंस 1250। एडजस्टमेंट खत्म हो गया आपका। एडजस्टमेंट जब फिनिश हो जाता है तो आपको टोटल करने से पहले अपनी लायबिलिटीज को चेक करना है, लायबिलिटीज देखना है कि जितनी लायबिलिटीज आपने लिखी थी उनकी पेमेंट हो गई या नहीं। दो लायबिलिटीज लिखी हमने, बिल्स पेबल और लोन फ्रॉम बैंक। बिल्स पेबल की पेमेंट तो हमने कर दी यहाँ पे, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं भी लोन की बात नहीं है कि जो आपका लोन था बैंक के ऊपर, बैंक का लोन था आपके ऊपर 30,000 का, उसकी पेमेंट हुई है या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया है। तो अगर लायबिलिटी रह जाता है तो मैंने आपको बताया कि उसको पूरा का पूरा पे कर देना है 30,000। ठीक है, अब हम करेंगे टोटल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि प्रोविजन तो हमारा खुद का एजम्पशन होता है कि पैसा डूब सकता है ना, हम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते किसी को, तो केवल इधर ट्रांसफर करके छोड़ देना है आपने उसको। अब टोटल करें अगर हम, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,05,050, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 188,400, यानी डिफरेंस इधर आएगा और डिफरेंस को हम लॉस एज्यूम करेंगे, और लॉस आ रहा है आपका 16,650, और ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस बार कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 9 18,50 18,50 55,50 90 9,250। ठीक है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो गया आपका रियलाइजेशन। आया समझ में?